हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अंतराल भाग 1 से पार्ट 2 के जो प्रश्न उत्तर हैं आज उन्हीं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी जो समरी है वो भी हम पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम इसी के प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं। कैसे? तो जो यहाँ बताया है कि अलग अलग व्यक्तित्व है, तो हर व्यक्ति का अलग ही व्यक्तित्व होता है। उनकी जो एक आत्मीयता है उनमें एक निस्वार्थ प्रेम है। स्वार्थवश वो प्रेम नहीं करते, क्योंकि जो मित्रता है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं चलती है। तो उसमें निस्वार्थ का होना बहुत ज़रूरी है और एक आत्मीय लगाव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने यहाँ पर जो 5 नाम दिए हैं, फर्स्ट है मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, सेकंड डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, और थर्ड नंबर है हामिद कुंबर हुसैन, फोर्थ अब्बास जी अहमद, फिफ्थ है अब्बास अली फ़िदा। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अपने संस्मरण में इन सबके व्यक्तित्व का शब्द उन्होंने जो चित्र प्रस्तुत किया है, सबसे पहले मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली के विषय में लिखते हैं कि वह एक इत्र व्यापारी था और उसका कद छोटा पर नज़र ठहरी हुई थी। वह बड़ा गुणवान व्यक्ति था। उनका दूसरा मित्र था वो डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद था। वह बड़ा ही हंसमुख था। उसे खाने और गाने बजाने का शौक था। उसका पहलवानी शरीर कसावट लिए हुए था। तीसरा मित्र हामिद कुंबर हुसैन था। उसे कुश्ती लड़ने और दंड बैठक लगाने का बड़ा शौक था। वह गप्पे हाँकने में भी कुशल था। वह दूसरों से बातें मिलाने में भी पक्का था। लेखक के चौथे मित्र का नाम अब्बास जी अहमद था। गठीले शरीर के थे। उनकी आँखें कुछ जापानियों की सी थी। उनका स्वभाव भी बिजनेसमैन जैसा था। उनकी हंसी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। पांचवें मित्र का नाम अब्बास अली फ़िदा था। उसकी आवाज़ और बात करने के लहजे में नरमी थी। उसका माथा ऊंचा था और वह वक्त का बड़ा ही पाबंद व्यक्ति था। उसे पढ़ने का विशेष शौक था, अतः ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताता था। लेखक का अपने इन मित्रों के विशेष लगाव था। लेखक को उनकी घनिष्ठता के कई कारण थे, जैसे कि एक तो वे सभी एक ही धर्म को मानने वाले थे। दूसरे, वे सभी शरीर कटकाठी से मजबूत भी थे। वे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सभी मित्र खुश मिजाज भी थे। इस कारण उनकी दोस्ती लंबे समय तक चली। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग धर्म के भी होते हैं, लेकिन उनमें एक आत्मीय प्रेम है, एक अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, तो भी दोस्ती लंबे समय तक चलती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा? उत्तर है इसका कि लेखक अपने दादाजी के प्रति अत्यधिक लगाव रखता था और दादाजी की मृत्यु के बाद भी वह उनके कमरे में जाकर के स्वयं को बंद कर लेता था। वह अपने दादाजी की भूरी अचकन पहनकर उनके बिस्तर पर ऐसे सोता था मानो उसके दादा अब भी उसके साथ सो रहे हों। वह अपने दादाजी को याद करके गुमसुम ही रहता था। वह किसी से बातचीत भी करना पसंद नहीं करता था। उसकी इन सब हरकतों से स्पष्ट झलकता है कि वह अपने दादाजी से अत्यधिक स्नेह रखता था, जिन्हें वह उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं भूल सका था। मतलब जब है ना उनकी दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और गुमसुम रहते हैं, और है ना उनके कपड़ों में, उनके बिस्तरों में जाके सोना, उनके कपड़ों को पहनना। तो इससे है ना ये पता चलता है कि उनका जो दादाजी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है?
तो आंसर है इसका कि एक दिन लेखक ने बचपन में अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड से देख देख कर एक चिड़िया का चित्र बनाया। जब उनके जो ड्राइंग मास्टर थे मोहम्मद अतर ने अपनी चिड़िया की जब हूबहू नकल को देख करके उसे 10 में से 10 नंबर लेखक को दिए। मकबूल ने वह चिड़िया इतनी सुंदर बनाई थी कि लगता था कि अभी उड़ी, मतलब अभी उड़ने वाली है, इस तरह का आवाज़ उस चिड़िया को देख करके हो रहा था। ड्राइंग मास्टर से प्रोत्साहन पाकर लेखक मकबूल ने अपना कठिन अभ्यास और अधिक बढ़ा दिया। इसी के फलस्वरूप उसने एक बार गांधी जी के जन्मदिन पर स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का एक पोर्ट्रेट बनाया था, जिसे सभी ने खूब सराहा और इसे देख करके लगता था कि मकबूल में यह गुण जन्मजात ही था। एक तो चिड़िया उन्होंने हूबहू वैसे बना दी, ऐसी बनाई थी कि वो है ना अभी उड़ने वाली है, ऐसा आभास हो रहा था। और जो एक गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था, तो उससे ये आभास हुआ कि वो जन्मजात कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ जो मकबूल के जो पिता हैं उसे बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसलिए उसे हर रोज़ उसके चाचा की दुकान पर बिठाया जाने लगा। वह भी इन दुकानों पर बैठने लगा। दुकान पर बैठे बैठे भी उसका मन ड्राइंग और पेंटिंग में डूबा रहता था। उसे दुकान में रखी वस्तुओं की कीमत तक याद न होती थी। यदि दुकान पर रहते हुए वह 10 रुपये का सामान बेचता तो बैठे बैठे कॉपी में 20 स्केच बना डालता था। यह वह दुकान पर बैठे बैठे वहाँ से रोज गुजरने वाली जो मेहत रानी को ध्यान से देखता रहता था। एक दिन उसने उसका भी स्केच बना डाला। इसी तरह वही बाजार में बोरी उठाए एक मजदूर की पेच वाली पगड़ी का भी स्केच बना देता है। मतलब छोटी छोटी बातों को उन्होंने नोटिस किया और उनको अपने स्केच में उतारा। इस तरह उसने पठान की दाढ़ी, बुर्का पहने औरत, बकरी के बच्चे का भी स्केच बनाया। इन घटनाओं से ज्ञात होता है कि दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के जो भीतर का जो कलाकार अभिव्यक्ति पाता रहता था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फ़र्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए कि पहले किस प्रकार जो प्रचार प्रसार होता था और अब किस प्रकार, अब क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर है, यह सत्य है कि समय व आवश्यकता के अनुसार सभी वस्तुएं बदलती रहती हैं। आज के समय में प्रचार प्रसार के माध्यम से इसके अपवाद नहीं है। मकबूल जी ने अपने पाठ में जिस प्रचार माध्यम का जिक्र किया है, अब वह तरीका प्राचीन हो चला है। पहले शहर के थिएटर में लगी फिल्म का प्रचार करने के लिए पोस्टर लगे, तांगे के साथ ब्रास बैंड पार्टी चलती थी। यह पूरी टीम शहर की गली गली घूमकर फिल्म का प्रचार करती थी। पहले जो ढोल नगाड़े भी बज कर के इस तरह प्रचार प्रसार किया जाता था और रंगीन पतंगी कागज़ों पर छपे हीरो हीरोइनों की तस्वीरें वाले पैम्पलेट्स बांटे जाते थे। वर्तमान में संचार माध्यम में तेजी से विकास और परिवर्तन हुआ। आजकल इन सब के विज्ञापन प्रसारण में भी टीवी, रेडियो आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए हैं जो हर घर में मिलते हैं। इनके विज्ञापन के साथ साथ अब अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जिनमें दर्शक वर्ग बढ़ चढ़ करके इनमें पार्टिसिपेट करता है। लगभग सभी बड़ी कंपनियां हीरो हीरोइन खिलाड़ियों आदि को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त करती हैं। तो इस तरह जो आजकल जो बदलाव आया है प्रचार प्रसार का, तो उसका भी काफ़ी पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें क्या बदलाव आया है। पहले
आर्ट के प्रति लोगों का जो नज़रिया अच्छा नहीं था, इसलिए समाज में इसे सम्मान कम ही मिलता था और कला क्षेत्र में अवसर कम होने के कारण लोगों का रुझान इसके प्रति बहुत कम था और ऐसी शिक्षा दिलाना भी लोगों को नापसंद होता था। मतलब जिसमें कोई आजीविका का साधन ही ना हो तो उस तरह के जो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और कला को मतलब पहले आजीविका का साधन तो नहीं माना जाता था। लोगों का विचार था कि यह काम मात्र मनोरंजन अथवा टाइम पास करने का साधन है, इस तरह लोग मानते थे। अधिकतर लोग कला को समय बर्बादी का कारण मानते थे। अब भौतिकवादी और आर्थिक विकास की वजह से लोगों का कला के प्रति दृष्टिकोण बदला है। अब आर्टिस्ट भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। अब लगभग सभी प्रकार के कलाकारों को काफ़ी बड़ी राशि भी मिलती है। इससे कलाकार आर्थिक सुरक्षा तो पाता ही है, उसका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। आज कला क्षेत्र व्यावसायिक रूप भी ले चुका है, जिसमें रोजगार की असीम संभावनाएं बनी हैं। इससे लोगों का कला क्षेत्र के प्रति नज़रिया बदल चुका है। तो पहले मतलब काफ़ी कुछ ऐसा था कि लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते थे, लेकिन अब इसमें आजीविका के भी काफ़ी साधन हैं तो लोग इसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर सामने आई हैं? तो मकबूल ने अपनी इस रचना में अपने पिता के आचार विचार व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। उनके इसी शब्द चित्र के माध्यम से हमें उनके व्यक्तित्व की भी अनेक विशेषताओं का परिचय प्राप्त होता है। उनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है संतान के प्रति लगाव। उनका संतान के प्रति लगाव और जो प्रेम था तो वो ये पता चलता है जब मकबूल के दादाजी का देहांत हो गया तो मकबूल स्वयं को अकेला महसूस करने लगा। उन्हें अपने दादा जी से विशेष स्नेह भी था। वह उन्हीं की यादों में सदैव डूबे रहते थे। वह गुमसुम दादाजी के कमरे में स्वयं को कैद कर लेता। किसी से बात करना वो पसंद नहीं करते थे और उनके ही वस्त्र पहन करके उनके बिस्तर पर उनकी जो सफ़ेद जो अचकन थी ऐसे पड़ा रहता मानो वह अपने दादा के साथ सो रहा हो, ऐसा उसको आभास होता। पिता को उसके इस व्यवहार के प्रति चिंता पैदा हुई। उन्होंने मकबूल को दादाजी की यादों के घेरे से निकालने के लिए उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेजने का दृढ़ निश्चय लिया ताकि वह वहाँ जाकर ढंग से अपनी शिक्षा ग्रहण करे और आगे जो अपना उनका जो भी धर्म है और उसका पालन करे। तो यहाँ जो सेकंड उसकी विशेषता है उनकी धार्मिक व्यक्तित्व। मकबूल का जो परिवार है वो इस्लाम धर्म को मानने वाला था, इसलिए वह एक मजहबी व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी ले और मुस्लिम धर्म में अपनाई जाने वाली पूजा पद्धति को भी भली प्रकार जानकर उन पर अमल करे। वे जीवन में पवित्रता पर भी उन्होंने बल दिया था। थर्ड है दूरदृष्टा। मतलब उनकी जो सोच थी वो उनका जो दृष्टिकोण था वो दूरदृष्टि थी। उन्होंने दूर का भी सोचा कि मतलब उसमें उनका एक आजीविका का भी साधन हो सकता है। तो मकबूल के पिता दूरदृष्टा थे। वे अपने बेटे की रुचि एवं सुरक्षित भविष्य के लिए कभी दकियानूसी विचारों को नहीं मानते थे। तो प्रसिद्ध चित्रकार बेंद्रे के समझाने पर वे तुरंत समझ भी गए और बेटे को कला के क्षेत्र में उतारने को तत्पर हो गए। इसलिए उन्होंने अगले ही दिन विंसेंट न्यूटन से मकबूल के लिए ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर भिजवा दिया। फलस्वरूप मकबूल के जो उज्जवल भविष्य की जो नींव पड़ी, उन्होंने अपने पारिवारिक प्राचीन परंपराओं के विरुद्ध हो मकबूल से कहा, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। तो इस तरह उन्होंने अपने बेटे की खुशी
में अपनी खुशी को देखा और इस तरह अपने नज़रिए को 50 साल पहले भी इस तरह सोचा कि जो जिसमें उसकी रुचि है और उसे वो करे और वो उसकी आजीविका का भी साधन बनेगा। तो इस तरह आपने यहाँ 1 to 7 जो प्रश्नों के उत्तरों को देखा और आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ये आपकी जो आत्मकथा M.F. हुसैन की जो आत्मकथा है उनके प्रश्न उत्तर हैं, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।